बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हल करेंगे और सीखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपको सवालात पूछे जाते हैं तो आपने किस तरह उन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस, देन हाउ? तो बेटा याद रखिएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी एक इममटेरियल थिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। इसको हम एस्टिमेट तो कर सकते हैं पर इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट एज इट इज एन immaterial thing. It qualitatively depends on the perception of the observer and estimated only. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज मेजरमेंट? नेम इट्स टू पार्ट्स। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम अपनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। और आपको बार बार ये बात बताई जा चुकी है कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में दो चीज़ें हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। नंबर वन, इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। नंबर टू, यूनिट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी with known standard quantity. A measurement consists of numerical magnitude and its unit. Clear? Question 3 है, why do we need a standard unit for measurement? तो बेटा इसका सादा सा आंसर है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो तो आपको यूनिट का तयन करना पड़ेगा। इसके अलावा साइंटिफिक और रिसर्च इंफॉर्मेशन की शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ यूनिट्स होने की वजह से ताजर बरादरी को अपना माल जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ख़रीदते और बेचते हुए बेशुमार मसाइल थे। इन सब से निपटने के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट measurements are accurate and precise. It helps people of different countries to exchange scientific information and to trade effectively. Clear? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, write the name of three base and derived quantities. तो इसके लिए आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें राइट साइड पे डिराइव्ड क्वांटिटीज और लेफ्ट साइड पे बेस क्वांटिटीज पुट की हैं। तो पहली बेस क्वांटिटी मेरे पास आ गई लेंथ, नंबर टू टाइम,
ओ सॉरी, mass. नंबर 3 टाइम. इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी में एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये हमारे पास 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलकर ही बनी हैं. क्लियर? क्वेश्चन 5 है, विच एसआई यूनिट will you use to express the height of your desk? तो याद रखिएगा कि आपने लेंथ जब भी मेजर करनी है तो इसके लिए आपने मीटर की यूनिट ही यूज करनी है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द एसआई यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ आवर डेस्क इज मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल बेस यूनिट्स. तो नंबर 1 पे आएगा लेंथ, सिंबल है इसका एम. मैस, जो कि केजी में मेजर किया जाता है. टाइम, जैसा कि जानते हैं कि इसका यूनिट है सेकंड. टेम्परेचर, जो कि केल्विन में मेजर होता है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आपने हमेशा मोल में मेजर करना है. इसी तरह नंबर 6 पर आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट. इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसके लिए ए का सिंबल यूज होगा. नंबर 7 पे आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसका सिंबल है सी डी. सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड. नेम 3 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स prefixes with their symbols. तो इसका आंसर है, इट मेक्स इट easier to express quantities that are large or small. बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसके लिए हम मल्टीपल्स ऑफ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह ही बाज़ औक़ात वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसके लिए हम सब मल्टीपल्स ऑफ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. तो आपने 3-3 बताने हैं, तो मैंने यहाँ 3-3 का लिए टेबल्स बना दिए हैं. मल्टीपल में नंबर 1 पे आ रहा है किलो, जिसकी वैल्यू है 10 की पावर 3. के से इसको ज़ाहिर किया जाता है. मेगा, इसकी पावर है 10 की पावर 6. एम से इसको ज़ाहिर किया जाएगा. गीगा, 10 की पावर 9, इसका सिंबल है जी. सब मल्टीपल्स की तरफ आए तो सेंटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली प्रीफिक्सेस में से एक है. इसकी वैल्यू है 10 की पावर -2. सी से इसको लिखा जाता है मिली, 10 की पावर -3. एम से इसको लिखा जाता है नैनो, 10 की पावर -9. इसका सिंबल है एन. क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज मेंट बाय 5 पिकोमीटर, 15 नैनोसेकेंड्स, 6 माइक्रोमीटर एंड 5 फेम्टोसेकेंड्स. तो बहुत आसान है. 5 पिकोमीटर, जो कि बराबर है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 मीटर्स के. इसी तरह 15 नैनोसेकेंड, 15 मल्टीप्लाई
10 की पावर -9 सेकंड्स के इक्वल होगा। 6 माइक्रोमीटर, तो यहाँ हम माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर्स, 5 फेम्टो सेकेंड्स, जो कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 सेकेंड्स के इक्वल है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि जो भी आपके पास प्रीफिक्स है उसकी आपने कीमत डाल देनी है और आपके पास आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 का ए पार्ट कह रहा है, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। बी पार्ट में है, नेम इट्स टू मेन पार्ट्स। इसी तरह इसका सी जुज है, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर करेंगे। सिंपल, आपने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ, डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बी पार्ट में मैंने यहाँ रेड कलर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसानी से पार्ट्स के दरमियान फर्क मालूम हो जाए। तो याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर के दो मेन जुज हैं। नंबर 1 पे आ रहा है मेन स्केल, नंबर 2 इट्स वर्नियर स्केल। सी पार्ट के लिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, जो कहता है कि जीरो एरर क्या है। तो बेटा आपने जब वर्नियर कैलिपर को क्लोज करना है तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरोस अगर एक दूसरे के सामने नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, if the zero of the main scale and the vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error in the instrument called zero error। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 10, स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग as shown in the figure and find the length। लीस्ट काउंट बेटा आपने याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर के केस में वो छोटी से छोटी पैमाइश जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप कर सकते हैं वो मटेरियल का लीस्ट काउंट कहलाती है। जबकि वर्नियर कैलिपर के केस में अगर हम बात करें तो आप इसका आंसर लिखेंगे, least count of vernier caliper is the difference between one main scale and one vernier scale division। मेन स्केल पर जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि सबसे छोटी जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर की है। इसी तरह ही वर्नियर स्केल पर देखें तो आपके पास 10 तक दर्जे नजर आ रहे हैं, जबकि एक जो रीडिंग है वो 0.9 मिलीमीटर की है। तो 1 मिलीमीटर में से जब आप 0.9 मिलीमीटर निकालेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है 0.1 मिलीमीटर के, आ जाएगा। अब आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी जो डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन से कंसाइड कर रही है। तो गौर करें तो वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन जो है वो मेन स्केल की डिवीजन से कंसाइड करेगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 4। अब इस रीडिंग को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो कि हमारे पास बनेगा 0.04। लेंथ निकालने के लिए आप मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग देखें तो वर्नियर स्केल के 0 के सामने अप्रॉक्सीमेटली जो रीडिंग बन रही है वो है 2.6। इसमें हम 0.04 ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ मालूम होगी 2.64 सेंटीमीटर्स। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच रीडिंग ऑफ ए बी एंड सी shows the correct length and why? तो इसका आंसर है कि जो ऑप्शन बी में रीडिंग दिखाई गई है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ आई की पोजीशन भी दुरुस्त है और आई इन लाइन है रीडिंग के। तो रीडिंग बी इज करेक्ट एज द पोजीशन ऑफ आई इज इन लाइन विद द स्केल। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।